इस परिस्थिति का काफी लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था। जब किसी देश को सब कुछ आयात करना पड़ता है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने लगता है। फिर ऐसी स्थिति बननी स्वाभाविक है। Yes, things are going to get harder. Communities are going hungry. They have been going hungry for a while. They were down to 1 meal a day even last year. Now with the gas crisis, the energy crisis, it is right spread across the country who are really struggling to put food on the table today. कई देशों को भारी कर्ज चुकाने बाकी हैं, परंतु फिलहाल फिर से ऋण देने को कोई तैयार नहीं है। पड़ोसी देशों से केवल अस्थायी ऋण मिलने की ही संभावना है। मानवीय आधार पर सहायता नहीं मिल सकती क्योंकि यह अकाल या युद्ध के कारण बनी दयनीय स्थिति नहीं है, बल्कि अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था है। श्रीलंका ने अब तक जो कुछ भी किया उसे मूर्खतापूर्ण समझकर नकार दिया गया है। अचानक सभी समझाने लगे हैं कि श्रीलंका को क्या करना चाहिए था। इनमें सबसे आगे विश्व बैंक और IMF यानी कि विदेशी मुद्रा कोष हैं। ये वही लोग हैं जो दशकों से भारी ऋण और वित्तीय प्रबंधन पर कैश कोर्स उपलब्ध करवा रहे थे। नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। कोविड महामारी और यूक्रेन में चल रहे युद्ध का असर कई देशों में महसूस हो रहा है। श्रीलंका इस लंबी कड़ी की बस एक शुरुआत है और भी देशों को इसकी चपेट में आना है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का पूरी दुनिया में ही कचरा हो गया। दुनिया भर के देशों को जोड़कर व्यापार को आगे बढ़ाने का इसका सपना ज्यादातर लोगों के लिए तबाही ही लेकर आया। कोविड महामारी के दौरान इसके सारे वादे धराशायी हो गए और अब गरीब देश इसका मोल चुका रहे हैं। श्रीलंका ने बेशक ही कई गलत फैसले लिए हों, लेकिन आखिरी झटका डगमगाती वैश्विक सप्लाई चेन के बिखरने से ही लगा। इसी के कारण जरूरी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आया। श्रीलंका शुरू से ही प्राथमिक वस्तुओं जैसे चाय और रबड़ का निर्यात कर रहा था। पर्यटन, वस्त्र निर्यात और विदेशों में रह रहे लोगों के भुगतान से भी इसको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और बदले में श्रीलंका बाकी सभी चीजों का आयात करने लगा, यहाँ तक कि खाद्य वस्तुओं का भी। 2012 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने से यह नाजुक संतुलन बिगड़ गया। तब से इसका निर्यात धीमा हो गया जबकि आयात में वृद्धि हुई है। इस बीच पर्याप्त पूंजी निवेश करने के प्रयास कभी भी व्यवहार में नहीं आए। We actually had big Japanese investors, electronic manufacturers who were ready to set up in Sri Lanka. They left because of the violence that erupted in 1983. They went to Thailand, Malaysia, etc. They never came back. Sri Lanka is a small economy reliant on trade. We don't have a large domestic consumer market, so exports necessarily are the way forward. So if you look more recently in the last decade or two, we have become more inward looking on trade. There has been an anti-export bias. There's been an increase in protectionism, in crony capitalism coming in. And so the dynamism, outward orientation, export orientation has diminished over time. 1970 के दशक के अंत से ही बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान श्रीलंका में अपनी पैठ बनाए हुए हैं। जब अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी तो उन्होंने वही घिसी-पिटी सलाह दी, सरकारी खर्च कम करें, राजकोषीय घाटा भी कम करें, जिसके चलते और ज्यादा आर्थिक मंदी की स्थिति आई। संक्षेप में हुआ ये कि बिना पर्याप्त उत्पादन, आय या आत्मनिर्भरता के आयात से भारी खपत होने लगी। फिर चीन अपनी भारी निवेश की योजना के साथ आया। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया, कोलंबो पोर्ट सिटी, हैम्बन टोटा बंदरगाह आदि। लेकिन कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण इसका स्वामित्व चीनियों के पास चला गया। देश की आय को अरबों का नुकसान हुआ और कई अन्य ऋण भी थे जो चुकाने बाकी थे। One of the projects is Yang irrigation project, and there's another project called Nilwala Ginganga diversion project, which 400 million has gone somewhere, and we don't know what has happened to that money. And those are called illegitimate debt because they're without giving any benefits to the country, so they continue to pay back those money. Some of them are road projects, some of them are irrigation projects, including the Aruakaru garbage waste disposal facility, which don't operate at all, and it was flooded because it was constructed in the wrong location, and it is not operating. It's more 101 million US dollar project. So and on those all adding to this indebtedness. अब श्रीलंका को लगता है कि IMF के ऋण बेहतर थे,
क्योंकि इस तरह के द्विपक्षीय लोन से धन की बर्बादी हुई है। कम से कम IMF के साथ कुछ प्रतिबंध होने से ऐसा नहीं होता। There is some framework. When it's bilateral lending, especially from countries like China, there is little to no framework. So it helps the government to implement those projects, use that money in whichever way they like, without much feasibility, without much consultation, and that is what has caused the unproductivity of those assets created using the Chinese money. One of the former finance ministers said, so they talk to ADB for 2 years and they get 50 million, but they talk to China for 2 hours, they get 200 million. So that's how easy money they got from China. But this doesn't mean China is the only culprit, but even the World Bank, ADB did not taken care of the national economy. कुल कर्ज 56.3 अरब डॉलर, लेकिन यह द्विपक्षीय ऋण बाजार उधारी की तुलना में बहुत कम है। यह 47% है। यदि आप अनुबंध में चूक करते हैं तो लंबे समय के लिए आप बाजार से बाहर हैं। इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाती और हर साल देश को सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही 6 खरब डॉलर की जरूरत होती है। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए राजपक्ष सरकार ने अप्रत्यक्ष करों में भारी कटौती की। परिणाम स्वरूप यह संग्रह में 25% की गिरावट और कर बेस में 33% की कमी आई। राजस्व में तेज गिरावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को देश की रेटिंग खराब देनी पड़ी और इससे भविष्य में ऋण लेने की संभावना भी कम हो गई। दबाव में सरकार ने कई वस्तुओं का आयात करना बंद कर दिया जो उनकी नज़र में महत्वपूर्ण नहीं थे। इनमें खाद भी शामिल है। खाद के आयात पर पूरा प्रतिबंध लगाकर श्रीलंका को जैविक खेती वाला देश घोषित कर दिया गया। इसके परिणाम विनाशकारी निकले। कृषि उत्पादन चरमरा गया, यहाँ तक कि इसके प्रमुख निर्यात वस्तुओं चाय और रबर में भी कमी आई। इस प्रकार यह कड़ी चुड़ती चली गई और पूरा देश आज सड़क पर आ गया है। How much worse can it get? There's no petrol, there's no diesel, kids can't sit their exams because there's no paper. इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर चर्चा जारी है, लेकिन हर मदद करने वाले को कुछ तो वापस चाहिए। एक तरफ IMF और वर्ल्ड बैंक श्रीलंका को बता रहे हैं कि देश को कैसे चलाएं, और दूसरी तरफ पड़ोसी देश रणनीतिक जगहों और सस्ती आकर्षक व्यापार समझौतों की ताक में हैं। श्रीलंका को इनमें से किसी को तो चुनना ही होगा क्योंकि समय निकला जा रहा है। एक और कर्ज की कहानी रूस की है। सारी दुनिया देख रही है कि रूस कैसे अपने कर्ज चुकाएगा, क्योंकि उसका आधा विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी बैंकों में जमा पड़ा है। सभी जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर अब तक पुतिन ने हर एक डॉलर की कीमत अदा की है और आगे वो एक आक्रामक रूप अपनाएंगे। रूस के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए नए ऑर्डर के अनुसार गैस के विदेशी खरीदारों को भुगतान रूबल में करना है, डॉलर में नहीं। साथ ही विदेशी मुद्रा को रूबल में बदलने के लिए विशेष बैंक खाते खोलने के निर्देश भी हैं। रूस अपने व्यापार लेन देन से डॉलर को हटाकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दे रहा है। अभी तक यूरोपीय देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके पास समय है। निर्यात किए गए तेल का भुगतान अप्रैल के आखिरी में या मई की शुरुआत में किया जाना है। इससे तुरंत ही रूबल के मूल्य में वृद्धि आ गई और यह वापस अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 पर पहुंच गया है, जहां डॉलर 147 पर लुढ़क गया। पुतिन ने पश्चिमी देशों के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि वे उसके पास सोना जमा करके रूबल खरीद लें, जिससे गैस और तेल खरीदा जा सके, और इसने सोना खरीदना भी शुरू कर दिया। 1 ग्राम सोने के लिए 5000 रूबल। सोने का मानक स्थापित करना प्रतिबंधों के कारण रूसी मुद्रा में आने वाली गिरावट का सामना करेगा। सोने का ऑफर तो उन देशों के लिए है जो वैसे तो अमेरिका और यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए रूस से ईंधन खरीदने को मजबूर हैं, और अपने दोस्तों के लिए रूस के पास एक नया ऑफर है। रूस के विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव लेकर भारत आए, जिसका मकसद था रुपया रूबल व्यापार लेन देन और डॉलर को बाहर करना। I would recall that many years ago we started moving in our relations with India, with China and with many other countries from using dollar and euros to more and more use of national currencies. रूस भारतीय निर्यातकों को रुपए में भुगतान करेगा और भारत रूसी निर्यातकों को रूबल में। शीत युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने ऐसा किया था और कुछ साल पहले भी एक बड़े रक्षा मामलों में सौदे के लिए ऐसा हुआ।
चीन और रूस के बीच भी ये व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन इसमें एक कैच है। अगर रूबल की कीमत में गिरावट जारी रही तो भारत को नुकसान हो जाएगा। इसकी संभावना नहीं है कि भारत तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, लेकिन चर्चा जारी है। The amount of arms that we have bought from Russia in the past few years, and these have been backed by joint venture projects. So many of these arms are going to be manufactured in India. So my expectation is that even if Russia holds onto certain amount of rupees in the short run, over the medium term, this problem can be taken care of because of the joint ventures. So Russia can actually invest in these joint ventures and even things up. संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी प्रतिक्रिया में अपने बैंकों में जमा रूसी भंडार को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। इससे पहले इसने अलग अलग मामलों में अपने अनुबंध यानी कि बॉन्ड के ब्याज का भुगतान करने के लिए इस तरह के फंड का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब वह भी वापस ले लिया गया है। इस बीच चीन अपनी स्वयं की मुद्रा रेनमेंबी की साख बनाने की कोशिश कर रहा है। रेनमेंबी काफी स्थिर मुद्रा है और पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग की जाती है, लेकिन इसका दायरा अभी कुछ देशों तक ही सीमित है। पिछले महीने सऊदी अरब द्वारा चीन के साथ रेनमेंबी में तेल बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सूचना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और चीन के वित्तीय संदेश नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर बैंक भुगतान व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत पहुंच भी है। SWIFT is now collaborating with CIPS, the Chinese messaging system, and SWIFT thinks that the Chinese yuan, the renminbi, is going to be a strong currency, and there is enough justification in collaborating with CIPS. The other thing which is happening is that the use of renminbi in China's trade with other countries almost accounts for 20% of total China's trade, which is quite a large amount. So there are these developments happening, which for the first time seems more serious than ever before. We must protect the position of the American dollar. 1971 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे सोने के बदले अमेरिकी डॉलर देने के अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार हिल गया, लेकिन डॉलर व्यापार का माध्यम बना रहा क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं था। परंतु वर्तमान में काफी विकल्प हैं। ऐसा लग रहा है कि रूस के साथ वित्तीय लड़ाई ठंडे बस्ते में चली गई है। डॉलर का प्रभुत्व एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उछाल निश्चित रूप से आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। अमेज़न को अपना पहला श्रमिक संघ मिल गया। श्रमिकों की सबसे बड़ी जीत में से यह है कि न्यूयॉर्क में अमेज़न गोदाम के अधिकांश कर्मचारियों ने इस पक्ष में वोट किया कि उनका प्रतिनिधित्व अमेज़न लेबर यूनियन द्वारा किया जाए। अब अमेज़न यूनियन के साथ बातचीत किए बिना वेतन या काम करने की शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता। आंदोलन पिछले साल शुरू हुआ था जब कर्मचारियों ने काम करने की प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करते हुए नौकरी छोड़ दी थी। मोदी सरकार की योजना थी कि वह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कथित तौर पर विकसित देशों के अनुकूल ब्याज दरों को निर्धारित करने के फैसले की जांच कराएं, लेकिन यह जांच कभी नहीं हुई और रघुराम राजन द्वारा निर्धारित रास्ते को ही अपनाया गया। समाचार वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा प्रकाशित खबर यह कहती है कि यह आरबीआई में पैठ बनाने और देश की आर्थिक नीति बनाने की आरबीआई की स्वतंत्रता को कम करने की केंद्र सरकार की कोशिश थी। आरबीआई को अंततः मुद्रास्फीति का एहसास हुआ। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति का अनुमान 120 आधार अंक बढ़ाकर 5.7% कर दिया। पहले यह 4.5% था। इसने विकास अनुमान को भी 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। हालांकि रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि नहीं की गई है। आरबीआई ने सिस्टम में उपलब्ध धन को नियंत्रित करने के लिए और बैंकों से अतिरिक्त नकदी निकालने के लिए मानक जमा सुविधा शुरू की है। आरबीआई ने तय किया है कि विकास की बजाय महंगाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
आयकर विभाग ने मुकेश अंबानी के परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी आय पर कर की कथित चोरी को लेकर अपनी जांच बंद कर दी है। मामला केमैन द्वीप की एक कंपनी से जुड़ा था। एक बैंक अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान दिलाने से जांच शुरू की गई थी, लेकिन अब आईटी विभाग का कहना है कि इस तरह की जांच सिर्फ एक आंतरिक ज्ञापन के आधार पर अनुचित है। कोविड महामारी ने लगभग सभी देशों को भारी कर्ज में डुबो दिया है, लेकिन इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। आगे चलकर देश का आकार कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समय है कि हम मौजूदा वित्तीय व्यवस्था के विकल्प को सोचें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।